हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इसमें पी ब्लॉक में आपके 15, 16, 17, 18 ये चैप्टर्स आपके कवर अप होंगे, जो कि नीट के लिए इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पीवाईक्यू सीरीज ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू सीरीज ऑफ नीट। ओके, तो इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका 12th में है दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस पर, कौन से कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म P2। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं विच आर पी पाई बॉन्ड, 2 पी पाई बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो आपका ये नहीं बनाता। ठीक है, वो ये फॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो है वो स्मॉल साइज है, तो पी पाई बॉन्डिंग इजीली फॉर्म कर लेता है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए वो टेट्राहेड्रल इसमें टेट्रामर बनाता है। ठीक है, P4 में P4 फॉर्म करता है कौन, आपका फॉस्फोरस। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है आपका N2 के फॉर्म में रहता है, जबकि फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, ना कि P2 के फॉर्म में। तो रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो पी पाई बॉन्ड होगा वो काफी वीक हो जाता है, का पी पाई बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि जो फॉस्फोरस का साइज है वो नाइट्रोजन से क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस एटम, नहीं। पी पाई बॉन्डिंग इज वीक, यस, क्योंकि उसकी पी पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है फॉस्फोरस में, इसलिए वो P4 के फॉर्म में रहता है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following oxide is most acidic? Okay, AS2O5, P2O5, N2O5, Sb2O5, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्साइड जो होती हैं उतना ही ज्यादा उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा वो नॉन मेटालिक होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। ठीक है, तो देन बिस्मथ, तो इसकी जो ऑक्साइड होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, देन होगी आपकी P2O5 की, देन होगी आपकी AS2O5 की, देन आपकी Sb2O5, देन Bi2O5। ठीक है, तो अगर ये हम देखें तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा इसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें। तो आपसे पूछा गया है मोस्ट एसिडिक मींस N2O5 विल बी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, हेंस सी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The basic character of hydrides of the fifth group या फिर 15th group, ठीक है, of element decreases in the order। देखिए जो इसकी हैलाइड्स होती हैं, हाइड्राइड्स होती हैं 15th ग्रुप की हाइड्राइड्स का बस एक कॉमन कैरेक्टर होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पर जो E है वो इसका मैंने 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। आपको पता है कि अगर किसी के पास लोन पेयर है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या बनाता है, लुईस बेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स जो होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर
होता है, ठीक है, बेसिक होते हैं। अगर इन सब में पूछा जाए तो नाइट्रोजन अमोनिया आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन आपका PS3, देन आपका ASH3, देन आपका SbH3 और फिर आपका BiS3, ठीक है। तो बेसिक नेचर जो है वो इस तरह से, ठीक है, अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, देन PS3 का, देन ASH3, देन SbH3। मतलब डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, मींस A विल बी योर आंसर, ठीक है। तो A आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A। ओके, यूरिया जो है, यूरिया रिएक्ट कर रही है वाटर से और कोई कंपाउंड बना रही है A, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B, जो कि डिकम्पोज होके, अगर हम उसे हीट कर रहे हैं या वैसे ही डिकम्पोज हो रहा है तो कंपाउंड बना रही है B। B when pass through the Cu2 plus solution, B को जब हम Cu2 plus solution से पास करेंगे, ठीक है, एक्वस Cu2 plus solution से, तो क्या होगा, जो बनेगा आपका, दैट इज वो बन रहा है Cu2 plus डीप कलर सोल्यूशन C इज फॉर्म, ठीक है। ये जो C बन रहा है दिस इज डीप इन कलर, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बन रहा है, डीप ब्लू। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? तो आपसे पूछा गया है कि C का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए, यूरिया क्या होती है, यूरिया इज अमाइड, ठीक है। तो अमाइड है तो दैट इज NH2CO NH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बेस है, और अगर इसकी रिएक्शन वाटर से होती है, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, ये बनाएंगे सॉल्ट, मतलब NH2COO NH4, ठीक है। तो A कौन सा कंपाउंड हो गया, NH2COO NH4। चलिए, अब क्या हुआ, इसको हीट किया, तो जब इसको हीट करेंगे हम या इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका अमोनिया प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस CO2। अब इसको अगर हम एक्वस CO2 प्लस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड, ठीक है, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। अमोनिया या एक्वस अमोनिया से पास करने से, अगर हम अमोनिया या एक्वस अमोनिया को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से किसी भी CO2 प्लस के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, यही आपका डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो कौन सा है, C कौन सा हो गया आपका, CuNH3 का होल 4 Cu2 प्लस, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, चाहे वो आपका पी ब्लॉक हो, ये वाली रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following oxides of nitrogen is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जनरली जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक। तो फर्स्ट देखते हैं हम NO2, तो इनके लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर देखने होंगे। तो NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होता है, ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यही आपकी पैरामैग्नेटिक है। और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं N2O3 की। N2O3 देखते हैं। N2O3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर आपका N और यहाँ पर आपका O, ठीक है, एक लोन पेयर। तो ये आपका बन गया N2O3 का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। जिस पर अनपेयर्ड, जो इनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। N2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, N2O का स्ट्रक्चर होता है आपका
इसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया N2O का। आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए डायामैग्नेटिक, ओके। अब N2O5, अगर मैं N2O5 का बनाती हूँ तो इसका भी देख लेते हैं। तो ये आपका N2O3 का जो बना है उसी तरह से बनेगा, ठीक है, लेकिन दिस इज N2O5। तो इसमें भी देख रहे हैं आपके कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया, ठीक है। तो कौन सा है जिसमें अनपेयर्ड है, मतलब ए विल बी योर आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए ध्यान रखेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब NO2, ठीक है, इसीलिए NO2 डाइमर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When copper is heated with concentrated HNO3, it produces, देखिए कॉपर जो है अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है, ठीक है, विच इज कंसंट्रेटेड, तो क्या क्या बनाता है, एक तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है NO2, ठीक है, और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इसको अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पर आपका 2NO2 और ये आपका हो गया, अगर मैं यहाँ पर 4 रख देती, 4 हो गया, और यहाँ पर आपका, ठीक है, मतलब क्या क्या बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। वाटर तो कहीं दे ही नहीं रखा, मतलब क्यूप्रिक नाइट्रेट एंड क्यूप्रिक नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा, मतलब C विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनकी रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक गिव्स H2 गैस विद H2SO4, ओके। जिंक जो है, जिंक की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से कराती हूँ तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपको ZnSO4, जिंक का जो भी सॉल्ट मिलेगा प्लस H2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं HCl से कराऊंगी इसकी रिएक्शन डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ठीक है, लेकिन नॉट विद HNO3। तो HNO3 के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा HNO3 क्या है, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन गैस बनती भी है, अगर जो नेसेंट हाइड्रोजन अगर बनेगी भी, अगर जिंक की रिएक्शन में HNO3 से कराऊंगी तो जो हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका बना, ठीक है, और जो भी हाइड्रोजन गैस मिली वो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वाटर में, और जो NO3 है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो NO3 है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका NO2 में, ठीक है। तो जो NO3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में, मतलब खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे +4 में आ जाता है, यहाँ पे +5 में है, तो खुद हो जाएगा रिड्यूस, और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो उसको कर देगा ऑक्सीडाइज। तो ये बन जाएगा आपका जिंक की अगर आप HNO3 से कराते हैं तो, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन जो मिलेगी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिल पाएगी। तो इसी के लिए रीजन पूछा है, Zn एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद HNO3, नहीं, HNO3 इज अ वीकर एसिड देन H2SO4, ये कोई बात नहीं, एसिडिटी की तो हमें कोई बात ही नहीं करनी। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn इज अबव द हाइड्रोजन, दिस इज करेक्ट, बट ये रीजन नहीं है कि HNO3 से क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, NO3 माइनस इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, ओके। NO3 माइनस क्या होता है,
रिड्यूस हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। NO3 माइनस जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, और हाइड्रोजन आयन जो है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound X on reaction with H2O, okay, कोई कंपाउंड है X on reaction with H2O produces a colorless gas Y। तो क्या मिल रहा है, एक Y जो है कोई गैस मिल रही है with rotten fish like smell। इसकी स्मेल कैसी है, rotten fish like, ठीक है, fish like स्मेल है। चलिए अब बात करते हैं, गैस Y इज एब्जॉर्ब्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। जब हम इसको CuSO4 के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाता है टू गिव Cu3P2, Cu3P2, ठीक है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट द कंपाउंड X। अच्छा, तो बेटा आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि रॉटन फिश लाइक स्मेल अगर फॉस्फोरस की कोई गैस है तो दैट इज फॉस्फीन, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी देख रहे हो कि कॉपर की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हो या फिर फॉस्फीन से कराते हो तो आपको इस तरह से Cu3P2, Cu3N2 इस टाइप के जो है वो आपको सॉल्ट मिलता है। चलिए, तो रॉटन फिश लाइक स्मेल मतलब आपकी जो गैस हो गई वो क्या हो गई, फॉस्फीन गैस हो गई, ठीक है। इसकी स्मेल जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इस गैस की, और ये भी सफोकेटिंग स्मेल वाला जो है कंपाउंड है, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब ये कैसे मिला होगा बेटा, किससे मिला होगा, तो इसमें से कोई कंपाउंड आपको ऐसा होगा जिसमें आपका फॉस्फाइड आयन होगा जो फॉस्फीन गैस देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है P-3 स्टेट में है। और ध्यान रखिए कभी भी वाटर से रिएक्शन कराने पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब कोई ना कोई जो कंपाउंड होगा उसमें फॉस्फाइड स्टेट में ही होगा। तो इसी में केवल फॉस्फाइड स्टेट में है, मतलब Ca3P2 में ही फॉस्फाइड स्टेट है, दैट इज P-3, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो आपके पास क्या मिलेगी, एक तो गैस मिल गई दैट इज PS3, और दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फर्दर इसके कराते हो PS3 की तो ये मिल जाएगा, मतलब वो रिएक्शन रॉटन एग लाइक की स्मेल किसकी थी, PS3 फॉस्फीन गैस की थी। तो यही पूछा है कि एक्स कंपाउंड क्या होगा, मतलब ए विल बी योर आंसर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी वाटर से रिएक्शन कराने पर कंपाउंड की, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है। उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू PCl5, ठीक है। PCl5 अगर जब कुछ नहीं दे रखा हो तो उसे मानना कि गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, कि फॉस्फोरस जो है 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो लॉन्गर होते हैं, और 3 आपके जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं विच आर प्रेजेंट एट यहाँ पर 120 एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, और कितना होता है इसमें, इसका 120 एंगल रहता है, ठीक है, 120 डिग्री इसमें, या फिर आप इसमें किसी में भी देखेंगे तो आपको 120 होता है। चलिए, और एक्सियल बॉन्ड्स ये जो है आपके, ठीक है, दीज टू आर द एक्सियल बॉन्ड्स विच आर लॉन्गर, और ये जो है ये वाले जो है आपके, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये आपके एक्सियल बॉन्ड है। चलिए, ठीक है, तो यही बोल रहा है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, तो पूछा क्या है कि इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। तो PCl5 इज नॉन रिएक्टिव नहीं, PCl5 तो काफी रिएक्टिव होता है, तो यही आपका इनकरेक्ट है। चलिए दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, यस, ये 3 जो है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं जो कि 120 डिग्री पर होते हैं। चलिए, एंगल कितना होता है, 120 डिग्री एक दूसरे से। 2 एक्सियल बॉन्ड्स, PCl bonds are make an angle, yes, ये वाला जो है वो 180 बन रहा है, आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सियल PCl bonds are longer, ये हमने बता ही दिया कि ये एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो लॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ही इनकरेक्ट था, मींस ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following oxo acids of phosphorus has strongest reducing agent? देखिए फॉस्फोरस के जितने भी एसिड हैं आप ध्यान रखिए कि जिसमें जितने ज्यादा, ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इज इक्वल्स टू रिड्यूसिंग पावर, तो उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं H4P2O7 को देखूं तो H4P2O7 का स्ट्रक्चर अगर आपका देखा जाए तो ये होता है, ठीक है। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये आपका OPOOH और ये भी आपका OH, मतलब ये आपका कहीं भी पीएच बॉन्ड नहीं है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट दिस इज H4P2O7। चलिए नेक्स्ट है फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड में क्या होता है, ये आपका 2 OH बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और एक आपका पीएच बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, दिस इज H3PO3। अच्छा नेक्स्ट क्या है H3PO3, H3PO2, ये आपका एक OH और 2 पीएच बॉन्ड हो गए, ठीक है, दिस इज H3PO2 जिसे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका P4 और ये आपका 3 OH, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ये OH, मतलब ये हो गया आपका H3PO4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन सब में सबसे ज्यादा पीएच बॉन्ड किसमें है, इसमें कितने हैं 2, ठीक है, पीएच बॉन्ड कितने हैं, इसमें है 2, और इसमें कितना है 0, पीएच बॉन्ड कितने हैं 0, ठीक है, कोई पीएच बॉन्ड ही नहीं है, POH है 3। चलिए इसमें कितना है, एक पीएच बॉन्ड है, ठीक है, 1 पीएच बॉन्ड, और इसमें कितना है 0 पीएच बॉन्ड, ठीक है। तो आपका मैंने बोला कि जितने पीएच बॉन्ड होंगे उतना अच्छा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मतलब सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कभी पूछा जाए तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि किसमें कितने पीओएच बॉन्ड होते हैं, किसमें कितने पीएच बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is the correct statement from the given acids? Okay, first is phosphonic acid is a monoprotic acid and while phosphonic acid is a diprotic। देखिए तो पहले हम देख लेते हैं फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। फॉस्फेनिक एसिड जो होता है ये होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ही दूसरा नाम है, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है PO और यहां पर एक OH और ये H और H, ठीक है। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक या हाइपोफॉस्फोरस, और H3PO3 को दैट इज फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोनिक या फिर फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये बोला गया है। अच्छा देखिए इसमें ये कितने एसिड कितने H+ दे सकता है, ध्यान रखिए जो एसिड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है उन्हीं को हम एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मानते हैं, ठीक है। मतलब यही एसिड यही वाली हाइड्रोजन केवल जो है वो डिस्प्लेस हो सकती है, जबकि इसमें 2 H है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसका मतलब इसकी जो है दिस इज मोनोबेसिक, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन ये दे सकती है, ठीक है। और जब ये है तो दिस इज डाइबेसिक या डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड और while phosphonic acid is a diprotic acid, मतलब ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड देख लेते हैं, phosphonic acid is diprotic, ये रिवर्स दे रखा है, गलत दे रखा है, both are diprotic, both are triprotic, नहीं triprotic तो कोई भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो
फॉस्फोरस एसिड है वो डाइप्रोटिक होता है, 2H+ देता है, और जो फॉस्फेनिक एसिड है वो आपका मोनोप्रोटिक होता है, केवल एक ही H+ देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is not valid for oxo acids of phosphorus? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। देखिए ट्रिपल सुपर फॉस्फेट क्या होता है आपका, Ca या आपका H2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, डॉट H2O, दिस इज ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ये होता है। ये कैसे बनता है, जो रॉक फॉस्फेट होती है उसमें पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, फिर उसमें जिप्सम बनता है, तो जिप्सम को रिमूव करके फिर हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं, फिर ये आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है बिल्कुल कि इसके लिए फॉस्फोरिक एसिड के लिए, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के लिए आपको फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत होती है। चलिए दूसरा बोला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। अभी हमने देखा था H3PO2 इज, ये क्या है आपका, H3PO2 इज मोनोप्रोटिक, मतलब एक ही H+ देता है, अभी तो देखा था। ठीक है, तो यही आपका रॉन्ग है और यही पूछा गया है कि रॉन्ग कौन सा है, तो दिस इज रॉन्ग। चलिए और देख लेते हैं। ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारे जो भी फॉस्फोरिक एसिड हैं, आपने ये वाला देखा तो ये कितना है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसमें। ठीक है, दूसरा आप H3PO3 भी अगर देखेंगे बेटा तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यहाँ पर H3PO3 अगर बनाएंगे तो एक PH बॉन्ड आएगा, H3PO3। ठीक है, और अगर आप H3PO4 भी देखेंगे तो भी ये आपका टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, तो ये भी करेक्ट है। फिर पूछ रहा है वो आपको, फिर बोल रहा है ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड। यस, सब में ही देख रहे हैं आप कि 1 PO बॉन्ड तो है ही। ठीक है, और बोल रहा है एंड 1 POH बॉन्ड। यस, तो सब में ही आपका 1 POH बॉन्ड भी है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मीन्स आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या है बी ऑप्शन की, वो डाइप्रोटिक होता है, जबकि ये आप देख रहे हैं कि ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज मोनोप्रोटिक। ये कैसा होता है, एक ही H+ देता है। ठीक है, तो इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके स्ट्रक्चर को तो अच्छे से कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा डाइप्रोटिक है, कौन सा मोनोप्रोटिक है, कौन सा किस में पीएच बॉन्ड ज्यादा है एंड एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से स्ट्रक्चर से आ गया, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज। हाइपोफॉस्फोरस को अभी हमने देखा था, हाइपोफॉस्फोरस मतलब H3PO2। H3PO2 का मैंने बताया एक PO बॉन्ड तो होता ही है और एक OH बॉन्ड होता है, 2 PH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया आपका C। ठीक है, तो C विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following substance is used in the laboratory for fast drying of neutral gases? देखिए तो गैसेस को ड्राई करने के लिए या फिर ड्राइंग एजेंट्स जो है वो सबसे अच्छा कौन सा है, तो हम पहला देखते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, दैट इज P2O5। तो देखिए P2O5 जो है वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आपका है एक्टिव चारकोल नहीं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा कौन सा होता है, फॉस्फोरस एसिड होता है। इसलिए आपसे यही पूछा गया है कि यूज इन द लैबोरेटरी फॉर फास्ट ड्राइंग, तो फास्ट ड्राइंग कौन करता है, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the correct thermal stability order of H2E, where E is OSE, He and Te and polonium। देखिए तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है साइज फिक्स रहेगा, लेकिन एटम का साइज जो है, जैसे अगर मैं देखूं तो सल्फर का साइज जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें जो HS बॉन्ड हो गया, HS बॉन्ड, ठीक है, और फिर मैं देखूं सल्फर देन सेलेनियम। ठीक है, तो सेलेनियम का अगर मैं देखूं तो साइज थोड़ा सा
हाइड्रोजन का तो फिक्स है, सेलेनियम का थोड़ा सा बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। मैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, तो टेलुरियम का थोड़ा और बड़ा साइज हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो जो पूछा है स्टेबल कौन सा है, सबसे जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं HPO का और देख लूं तो हालांकि पोलोनियम जो है आपका रेडियो एक्टिव है, फिर भी हम कंपेयर करें तो पोलोनियम क्या और बड़ा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ और बड़ी, ठीक है। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी है, मतलब HS बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसी का होगा। तो और अगर मैं इससे भी पहले देखूं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर देखूं तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और छोटी होगी, मतलब ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि HO बॉन्ड सबसे छोटा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम है, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम, देन H2, देन आपका H2PO, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है अमंग हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा H2O, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO मींस D विल बी योर आंसर। तो क्या याद रखना है कि जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए अभी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी थी, H2PO की, ठीक है। तो H2PO इसमें है नहीं, तो उसके बाद कौन आता है, H2TE, ठीक है। तो हमने देखा था कि स्टेबिलिटी जो था वो H2O की जो मतलब बॉन्ड जो था, बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका था, सबसे ज्यादा था H2O का। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो H जो है वो देर में निकलेगा, ठीक है। अगर हम उसे तोड़ेंगे, अगर हम उसे ब्रेक करेंगे तो वो सबसे देर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सबसे अच्छा अगर एसिड पूछा जाएगा तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और जो इजीली H+ दे देगा, जो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब सबसे अगर मैं देखूं तो H2TE सबसे अच्छा एसिड होगा, देन H2SE, देन H2S, देन आपका H2O, ठीक है। तो जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ HT जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो इजीली बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बॉन्ड लेंथ एटम और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो उतनी जल्दी H जो है वो दे देगा, इसीलिए एसिडिक नेचर इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही पूछा है एसिडिक कैरेक्टर। तो H2TE, then H2SE, H2TE, then H2SE, then H2S means A will be your answer। चलिए देख सकते हैं which of the following does not give oxygen on heating, ठीक है। तो फर्स्ट है K2Cr2O7, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, थर्मली डिकम्पोज करोगे तो ये देगा K2CrO4, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे तो आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ठीक है। चलिए अमोनियम डाइक्रोमेट देख लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको अगर आप हीट करोगे तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा ही Cr2O3, लेकिन यहाँ पर आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ना मिलके नाइट्रोजन गैस मिलती है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से। चलिए KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम को क्लोरेट को हीट करने पर एक तो आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलता है प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो इसमें भी ऑक्सीजन गैस मिल रही है। देन है आपका जिंक क्लोरेट, दैट इज ZnClO3 होल ट्वाइस। इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा,
दैट इज ZnCl2 प्लस ऑक्सीजन गैस। मीन्स कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही? मीन्स अमोनियम डाइक्रोमेट पर। मीन्स बी विल बी योर आंसर। बाकी सबका डिकम्पोजिशन करने पर आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है, ना कि ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये आ गया ऑक्साइड से क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑक्साइड का बेटा ध्यान रखना है आपको कि N2O, ठीक है, CO और NO, ये तीन मात्र आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। कैसी? न्यूट्रल। बाकी इनके अलावा और कोई ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होती। दूसरी, जो भी आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स होंगी, जनरली मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो आपकी बेसिक होती हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं? बेसिक। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो आपकी एसिडिक नेचर की होती हैं, ठीक है। चलिए तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए CO हमने बताया कैसी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल में से है या CO है इसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल। मतलब A का हो गया 2, A का हो गया 2, मतलब आपका ऑप्शन तो आ गया बी आपका आंसर आ रहा है। चलिए फिर भी और भी देख लेते हैं। BaO, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम क्या है? आपकी मेटल है, तो मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? आपकी बेसिक होती है। तो B का हो गया 1, A का 2, B का 1। यस, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। Al2O3, हालांकि ये भी मेटल है, लेकिन कुछ मेटल्स लाइक बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, ये क्या बनाती है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा वो होती हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं। मतलब Al2O3 इज एम्फोटेरिक। मतलब C का हो गया 4, C का 4। यस, Cl2O7 आपको पता है क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और काफी अच्छी नॉन मेटल है। तो ये कैसी बनाएगी? ये ऑक्साइड्स होती हैं कैसी? एसिडिक। तो D का हो गया आपका थर्ड, मींस B विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑक्साइड्स को भी अच्छे से कर लेना है, उनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को बेटा हम क्या कहते हैं? दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो परऑक्साइड लिंकेज किसमें होती है? अगर मैं पहला देखूं H2SO3, तो H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज, ये आपका H2 और ये आपका H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया ए ऑप्शन का। बी का अगर मैं देखूं तो दिस इज, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। थर्ड है H2S2O8। देखिए आपको यहां पर ही पता चल रहा है बेटा कि परऑक्सो लिंकेज इसमें है। तो परऑक्सो लिंकेज अगर मैं देखूं तो यहां पर सल्फर का, ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड देन ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल देंगे तो ये आपका बन जाएगा, मतलब दिस इज H2S2O8, दिस कंटेन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज पेरोक्साइड लिंकेज, ओके। और फिर लास्ट वन है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे बनेगा? अगर मैं देखूं कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो मतलब होता है कि सिंगल ऑक्सीजन आपको बीच में आ जाएगी, तो ये बनेगा आपका SO, ठीक है, OH, और ये आपका O, ठीक है, इस तरह से, और ये आपका जैसे अगर मैं देखूं तो H2 ये आपका 2, ठीक है। तो ये आपका H2S2O7, H2S2O7, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया H2S2O8, दैट इज मोनो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4, दिस इज H2SO3, ठीक है। तो आपका कौन से ऑप्शन में जिसमें एक ऑक्साइड लिंकेज है, दैट इज H2S2O8, मींस C विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको सबको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किसके कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, मैच द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर प्रोसेसेस दे रखी हैं आपको, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनकी प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता ही है कि कौन सी प्रोसेस से बनता है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया ए का फोर्थ। ठीक है, ए का हो गया फोर्थ। देखिए दो ऑप्शन में है। चलिए, स्टील में क्या होता है, बेसरमर कन्वर्टर होता है, बेसमराइजेशन प्रोसेस होती है। तो बी का हो गया 2, बी का हो गया 2। देखिए बी का 2 मीन्स आपका आंसर तो फाइनल हो गया डी। चलिए फिर भी देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ली ब्लैंक प्रोसेस से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए तो सी का हो गया थर्ड। और अमोनिया, अमोनिया पता ही है आपको, N2+3H2 gives 2NH3 मतलब हेबर्स प्रोसेस। डी का 1, डी का 1 मीन्स डी विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, in which one of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it? Okay, ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा सही नहीं दे रखा। चलिए, तो यहाँ पर है CO2, SiO2, SnO2, PbO2। ओके, तो टॉप टू बॉटम आपको पता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर की कम होती है। इसका मतलब अब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और PbO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज करेक्ट। नीचे आपको पता है ये हाइड्रा हैलाइड्स दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, तो हैलाइड अगर हम देखेंगे इनका कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन द मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ की ज्यादा होती है टॉप टू बॉटम, मतलब ये भी आपका करेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखें, H2O, H2S, H2SE, H2TE इंक्रीजिंग pK वैल्यू, देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा था हमने कि अगर 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स का अगर आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा इसकी होगी, H2O की सबसे कम, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, H और T के बीच में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है pK वैल्यू। जितनी कम pK वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, इसमें दे रखा है ये इंक्रीजिंग pK वैल्यू है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये डिक्रीजिंग, इसकी सबसे कम pK वैल्यू होगी अमंग दीज। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। बाकी NH3, PS3, ASH3, SBH3 इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, यस, इसमें भी बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स के केस में तो क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम अमंग हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो पूछा है विच इज अगेंस्ट, ठीक है, तो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The variation of the boiling point of the hydrogen halides is in the order of HF, HI, HBr। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो HF का सबसे ज्यादा, देन HI का, देन HCl का, सॉरी देन HBr का, HBr, देन H, देन HCl। तो क्या होता है बेटा, अगर मैं हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन देखूं तो HF सबसे पहले आता है, देन HCl, देन HBr, देन HI। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो यहां से यहां तक वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि एटम का मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज साइज दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
तो कंपाउंड का जो है आपका साइज और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो है वो वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इस समय जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो काम करते हैं HF में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका एक्सेप्शनली हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं वंडरबल के अकॉर्डिंग देखूंगी तो HI देन HBr देन HCl, मतलब ये ऑर्डर सही है। ठीक है, और HF क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है हमें। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है? स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसमें पूछा गया कि क्या रीजन है? देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। यस, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, यही पूछा है। बाकी आपका द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन, कोई मतलब नहीं है इनका। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग कोई नहीं है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन द अदर एलिमेंट। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए, तो ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following orders is not accordance with the property stated against it? Okay, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो F2Cl2Br2 I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ये आपकी गलत है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है सबसे पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर F2, फिर I2। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन की F2 से भी ज्यादा होती है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे छोटा साइज होता है, उसका रिपल्सन, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है फ्लोरीन की, तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ड्यू टू रिपल्सन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत वीक हो जाती है। तो ये ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, यस, F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर, यस, HI आपको पता है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है अमंग हाइड्रेट्स ऑफ हैलाइड्स, क्या होता है बेटा कि टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मींस ए विल बी योर आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें जो ऑर्डर दे रखा है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1। ओके, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या कहते हैं कि हैलोजन ही हैलोजन से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं देखूं कि X डैश, ठीक है, तो X डैश का अगर मैं देखूं इंटरहैलोजन कंपाउंड, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ICL। ठीक है, ICL इसी का एग्जांपल है। जो आगे लिखा होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ICL हो गया। इसके लिए बच्चों आप एक फॉर्मूला याद रखो कि स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, दैट इज 1/2। ठीक है, और 1/2 यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम जो भी आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जिसका साइज बड़ा है उसे सेंट्रल एटम मानते हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, Ca फॉर सेंट्रल एटम और Sa फॉर सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया आपके, और सारे हैलोजेंस को मोनोवैलेंट मानते हैं। प्लस आपका एनायनिक चार्ज, जितना एनायनिक चार्ज है, और माइनस कैटायनिक चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सबका तो आपको पता चल जाएगा, और आप वेस्पर थ्योरी से, ठीक है, VSPR थ्योरी से आप उसके स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। तो जैसे मैं ICL का आपको एग्जांपल देती हूँ, ICL, ठीक है, जो आपका XX डैश टाइप का है। तो ICL में अगर मैं देखूंगी बेटा, तो स्टेरिक नंबर इसके लिए क्या होगा?
दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, 1/2 इसके बाहर है ब्रैकेट के। चलिए, तो 1/2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम IOCl में कौन होगा? ऑब्वियसली आई होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17th ग्रुप का है। अब सराउंडिंग एटम प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, तो मैंने बताया था कि मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स कौन से होंगे? जिन पर जो हाइड्रोजन होगा या फिर आपके हेलोजन होगा, तो हेलोजन है तो दिस इज 1। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 4। मतलब 4 क्या बता रहा है कि कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, तो 4 टोटल बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर होता है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 4। आप देख रहे हो बॉन्ड कितना है? 1 जो है वो बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3 इज लोन पेयर, ठीक है। तो ICl का अगर मैंने देखा तो I और ये Cl, मतलब 3 कितने हो गए बेटा? 3 बॉन्ड पे 3 लोन पेयर हो गए और एक बॉन्ड पेयर हो गए, इसकी शेप क्या हो गई? लीनियर, ठीक है। तो I की XX डैश की हो गई लीनियर, मतलब A का थर्ड, 2 में दे रखा है A एंड D में। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, XX3, ठीक है। XX3 अगर आपने देखा, XX3 मतलब ClF3, ठीक है। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से 1/2, ठीक है, तो इसमें मैं दिखा देती हूँ स्टेरिक नंबर ClF3, तो 1/2 7 + 3, मतलब ये आ गया आपका 5। तो 5 में आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर शेप क्या हो जाती है? 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इस तरह से आपकी शेप हो जाती है आपकी टी शेप, ठीक है। तो इस तरह से टी शेप बनती है, तो इसकी हो गई टी शेप, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी शेप, तो XX3 डैश का हो गया टी शेप, तो B का हो गया 1, ठीक है। A का थर्ड, B का 1, मीन्स A विल बी योर आंसर। चलिए फिर भी देख लेते हैं, अब देखते हैं XX5 डैश, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया BRF5, ठीक है, तो इसका हो गया 1/2, स्टेरिक नंबर अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगी तो 1/2, BR इज अ सेंट्रल एटम, तो 7 + 5, तो इसका हो गया 7 + 5 दैट इज 12, और ये आ गया 6, ठीक है। 6 मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं? 5, तो 5 जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये हो गया 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब इसकी शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो जब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गए तो C का हो गया 4, चलिए नेक्स्ट है IF आपका XX7, ठीक है, XX7, तो अगर आप निकालोगे इसका तो इसका आ जाएगा, इसका आपका, चलिए मैं इधर निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो लास्ट है आपका मैंने मान लिया IF7, ठीक है, एक ही होता है ये, क्योंकि और कोई ICl7 बनाता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो एकोमोडेट नहीं कर पाता। तो स्टेरिक नंबर अगर मैंने इसका निकाला तो ये आ गया आपका 1/2 और 7 + 7, ये आ गया आपका 7 आता है, तो स्टेरिक नंबर तो क्या हो गया? 7 आ गया, तो 7 का हो जाता है sp3d3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसमें 7 बॉन्ड पेयर है, 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर 7 बॉन्ड पेयर, तो शेप हो गई आपकी क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो D का हो गया 2, मीन्स A विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके आप सबका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल सकते हैं, और आप इजीली सबकी शेप जो है वो आप याद कर सकते हैं VSEPR थ्योरी में कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे तो क्या शेप होगी, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनका सबका पता होना चाहिए कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, तो कौन सी शेप बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XeO4, ठीक है, जीनोन का है, ठीक है। तो जीनोन का XeO4 इस तरह से आपको पता है कि Xe में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मींस sp3 हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री और इसका शेप दोनों ही आपका टेट्राहेड्रल होता है। चलिए, कितने सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा, ठीक है, और 4 पाई बॉन्ड्स हैं। चलिए, तो आप देख लेते हैं कि क्या इनका एक स्टेटमेंट पूछा है Xgf4 मॉलिक्यूलर स्क्वायर प्लेनर, नहीं, हमने बता दिया, पहले ही लिख दिया है हमने, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो दिस इज रॉन्ग। और यही पूछा है कौन सा रॉन्ग है, देयर आर 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, यस, ये चारों के चारों पी पाई डी पाई बॉन्ड्स होते हैं। देयर आर 4 sp3 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, यस, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। Xgf4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, यस ऑफ कोर्स दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। Xgf4 कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। तो आपका पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो ए विल बी योर आंसर, कि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके 25 क्वेश्चंस फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपने इनको कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, क्वेश्चंस को करने की कोशिश की होगी, और आप इसी तरह से करते रहिए, जिससे आपका इनऑर्गेनिक में भी जो है वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।